हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने अपने हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अर्धवार्षिक करंट अफेयर चल रहा है, जो कि जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर चल रहा है। इस करंट अफेयर के सीरीज में आप यदि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे तो आप यूपीएससी करते हो या फिर यूपी बीपीएससी, एसएससी, दरोगा या फिर जो भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब तक हम लोगों ने 3 सेट देख चुके हैं, ये सेट नंबर चौथा है। और हमें आप एक गुजारिश है आप सभी से, एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन ऑफ द डे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब का आप उत्तर दिया करिए, आंसर उस सबका दिया करिए, ताकि आपका जो है प्रीवियस सेट का जो रिवीजन जो है वो बना रहेगा। और इस सेट का जो है हम लोग संडे को जो है टेस्ट भी लेंगे, तो इससे जो है आपकी तैयारी एक बेहतर होगी। चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेट नंबर 4 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट के कुछ सेट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। तो यह ताइवान के कारण हो गया था, ताइवान का एक जहाज था। हाल ही में भारत रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया था। तो यह एचडीएफसी के ऊपर लगाया गया था। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, इस पुस्तक का दोस्तों आप नाम याद रखेंगे, ऑल टाइम फेवरेट फॉर पुस्तक, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह रॉस्किन बॉन्ड्स के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो यह एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। बाई अ मेनी बाई बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है। तो यह मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, जो भी पुस्तकों का नाम है वो पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, और इसको इस प्रश्न के बारे में आप ज्यादातर ध्यान रखेंगे, ये वीवीआई के प्रश्न के रूप में रखेंगे इसको। आज के सेट नंबर 4 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल, फ्रीडम जैसे कि पता है कि पाइन एप्पल मतलब होता है अनानास, तो ये कैसा आंदोलन हो गया। अनानास के लिए अनानास के स्वतंत्रता के लिए जो है एक अभियान लड़ा गया था, एक अभियान किया गया था जो कि काफी चर्चा में रहा था। यह किस देश के द्वारा किया गया था। अब आपको ये सोच कर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अनानास के लिए कौन सा आंदोलन छेड़ेगा। तो ये जो है ताइवान के द्वारा किया गया था। ताइवान के द्वारा, जो कि चाइना का एक कह सकते हैं या फिर चाइना को ही कह सकते हैं, जो भी हो सकता है। ताइवान एक खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, स्वतंत्र खुद को देश मानता है। तो हुआ यह था कि जब थी काफी समय पहले अभियान जो है फ्रीडम पाइनएप्पल जो अभियान है, यह ताइवान के द्वारा किया गया था। इसमें चीन के द्वारा जो है, चीन से जो भी अनानास में आयात होता था ताइवान में, तो वो जो है चीन के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अनानास के ऊपर। तो उसके बाद जो है ताइवान के लोगों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया था, जिसे हम फ्रीडम पाइनएप्पल के नाम से जानते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2020 में भारत का विश्व व्यापार भागीदार देश बना है। भागीदार देश अभी ये 2020 की बात कर रहा है। इससे पहले अगर हम लोग 2019-20 की बात कर रहे हैं, 2019-20 का हम आंकड़ा देखें तो इसमें जो है ना अमेरिका शीर्ष पर था, प्रथम स्थान पे जो था यूएसए था। लेकिन यहाँ पे बात 2020 यानी कि 2021 की बात कर रहा है। तो जैसा कि 2021 में पता है कि यहाँ पे कोविड-19 का काफी प्रचलन देखा गया था, और इसमें हम लोग जो है काफी चीन का विरोध भी किए थे, चीन बहिष्कार भी किए थे, सामान को बाइकआउट भी किए थे। लेकिन उसके बाद भी जानकर हैरानी होगी कि 2020-21 में जो है यह चीन के द्वारा जो है पुनः जो है विश्व व्यापार में प्रथम स्थान भागीदारी बना है। भारत के भारत का जो शीर्ष व्यापार होता है, ज्यादातर व्यापार जो होता है, सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वो चीन के साथ होता है। और दूसरे नंबर पे जो होता है वो यूएसए के द्वारा होता है, यूएसए से होता है। यह 2020 और 21 के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो यूएई आता है। तो ये आंकड़े आप याद रखेंगे, 2020 19-20 में सबसे पहले नंबर एक यूएसए था, दूसरे नंबर पे चीन था। 2020 21 22 21 20 21 में यूएसए दूसरे नंबर पे है, पहले स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे यूएई है।
सबसे ज्यादा व्यापार जो है हम लोगों का इसी के साथ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? ऐसा बोला गया है, कौन से राज्य के द्वारा बोला गया है? या केंद्र दिल्ली के द्वारा बोला गया है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बताया गया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ के उप सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उप जो सीएम है यह है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के द्वारा जो है यह बताया गया है कि जितने भी सरकारी विभाग है वहां पे जो है इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाएगा। ये सब ये जो ये कार्य किया जा रहा है यह ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हुए किया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली में अभी ज्यादातर जो वाहन जो गाड़ी चलती है या सिर्फ सरकारी विभाग की बात नहीं करते हैं, जितने भी वहाँ पे दिल्ली में कारें चलती है, गाड़ी चलती है, वो सब ज्यादातर जो है अब इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर चलती है। उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, उसी चीज को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी विभागों में भी यह कार्य किया गया है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो जापान के द्वारा जैसे कि अभी जिस जिस तरह से पर्यावरण को लेकर काफी हर देश के द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा है, कुछ पर्यावरण को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। जिससे इसी में जापान ने खुद को कहा है कि यह जो भूरे जो कोयला है उसका जो है उत्पादन हम हाइड्रोजन से करेंगे। भूरे कोयले पहले तो भूरे कोयले को जलाया जाएगा, इससे जो है इसमें भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाएगा, हाइड्रोजन में इसको कन्वर्ट करेगा और हाइड्रोजन से कन्वर्ट करने के बाद जो है इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो कि सूर्य भूरे कोयले से जो वायु प्रदूषण होता है वो इससे नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले ही हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। कन्वर्ट करने के बाद जो है इसको ईंधन में प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो जापान जो है यह ऑस्ट्रेलिया की सहायता से किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सहायता से जो है यह कर रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद जो है भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है? तो सबसे अभी तो वर्तमान में जो अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो अभी भारत में दो प्रकार के वैक्सीनेशन हो रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन इसके बाद जो है अभी वर्तमान में प्रेजेंट भारत सरकार के द्वारा स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी दे दिया गया है। स्पुतनिक 5 कहाँ के है? तो रूस के है। इसके अलावा मॉडर्ना की बात करें तो ये अमेरिका के है। एस्ट्रोजेनिका भी शायद ये अमेरिका का ही है। तो अब ये मूल रूप से अब जो हो गया है, ये भारत में अभी कुल प्रकार के 3 प्रकार के वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे पहले जो वायरस बनाया गया था, सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया गया था वो स्पुतनिक 5 को ही बनाया गया था। दुनिया में सबसे पहले जो विकसित हुआ था स्पुतनिक 5 हुआ था। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? आर्थिक समझौते को अभी चीन किसके साथ निलंबित कर दिया है? तो जैसा कि अभी जो है ना चीन का एक अभी चीन जो है अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट है। बीआरआई प्रोजेक्ट चला रहा है, यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहने का अर्थ ये हुआ कि हर देश को पूरे जहां जहां इसका जिस देश के साथ इसका व्यापार होता है तो उस सारे देश को जो है एक रोड के थ्रू जो है सबको कनेक्ट किया जा रहा है। तो चीन के द्वारा जो है यह एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट, यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। जितने भी देशों के साथ इसका व्यापार होता है सभी देशों के साथ जो है यह रोड के थ्रू जो है कनेक्ट कर रहा है। इसी में जो इसी के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इस प्रोजेक्ट से मना कर दिया था। चीन ने जब ऑस्ट्रेलिया से इस बारे में समझौता किया तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया जो है मना कर दिया, जिसके वजह से जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे। स्कॉट मॉरिसन के द्वारा बताया गया कि तो ऑस्ट्रेलिया जो है चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किसी एक क्षेत्र से यह कनेक्ट
बैराई रोड प्रोजेक्ट कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बताया गया कि यह जो जितने भी समझौते होते हैं वो किसी देश के किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र से नहीं होते हैं, बल्कि एक देश के अनुसार होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया इससे मना कर दिया था। उसके बाद से ही चीन इससे खफा था और उसने अपने सारे आर्थिक समझौते जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ निलंबित कर लिया है। तो इसके अलावा हम बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का जो ज्यादातर व्यापार होता है वो भारत और चीन के साथ होता है। तो इससे ज्यादा इस निलंबित समझौते के थ्रू जो है ना ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? ईरान जो है एक बी गैस परियोजना चला रहा था, फर्जाबाद फर्जाबाद बी गैस परियोजना। इससे जो है भारत को बाहर कर दिया है। इससे भारत को बाहर कर दिया है। भारत को बाहर कर करके और वो जो है अपनी ये एक स्वदेशी कंपनी को यह प्रोजेक्ट दे दिया है। इसके अलावा बता दें कि भारत जो है इसके पहले जो था, शुरुआत में जब यह गैस का प्रचलन हो रही थी, शुरुआत की परियोजना शुरू हुई थी, तो इसमें भारत को जो है समर्थन दिया गया था। इसमें बताया गया था कि भारत इसमें जो है इस परियोजना में शामिल है। और इसी इसी के थ्रू इसी मंजूरी के लेकर लेकर भारत की जो ओएनजीसी है, इसमें ओएनजीसी फरीदाबाद बी गैस में इस ओएनजीसी गैस के द्वारा निकाला जाता है। ओएनजीसी के द्वारा गैस निकाला जाता है। लेकिन बाद में जो है यह ईरान के द्वारा भारत को बाहर कर दिया गया है। अभी पुनः वर्तमान में ये प्रेजेंट में खबर आ रही है, न्यूज आ रही है कि ईरान ने फिर से भारत को इसमें शामिल करने के लिए बोला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो आप ये याद रखेंगे कि अगर ये ऐसा प्रश्न पूछता है कि ईरान ने किस देश को फरीदाबाद बी गैस परियोजना से बाहर निकाला था, तो यह अगर ऑप्शन में इसके स्वदेशी कंपनी भारत का ऑप्शन आता है तो आप भारत का इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सेहत ओपीडी पोर्टल। देखिए, जब कोई लॉन्च किया जाता है कोई पोर्टल का नाम या एप्लीकेशन का नाम या फिर कोई पुस्तक का नाम, तो उस पुस्तक का नाम या फिर जो भी लॉन्च किया जाता है उसका नाम आप याद रखेंगे। एक तो ये याद रखने वाली बात हो गई। दूसरा बात हो गई मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। कैसे लॉन्च किया गया है? सेहत ओपीडी पोर्टल, SEHAT, सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है सेहत ओपीडी पोर्टल? तो यह जो है लॉन्च लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी रक्षा मंत्रालय कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्रालय है। तो सेहत सेहत क्या होता है? सेहत यानी कि सर्विस सर्विस हेल्थ हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसिस्टेंस। तो ये सेहत का जो है ना फुल फॉर्म हो गया कि सेहत हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसिस्टेंस। इसके ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा पोर्टल ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कभी कभी सेहत का इस तरह का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? सबसे कम उम्र की महिला अभी कौन बनी है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है? तो उसका नाम कौन है, क्या है? जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन ये कहाँ की है? यह ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला है जिसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया है। 2021-22 के दौरान केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 1,75,000 करोड़ का धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विनिवेश क्या होता है? इसमें देखिए दो वर्ड आता है। एक तो हो गया विनिवेश और दूसरा होता है निवेश। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। निवेश यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अपने पैसा यानी कि अपनी पूंजी जो है किसी हम कंपनी में या किसी का साझेदार बनते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? निवेश करते हैं, अपनी पूंजी को निवेश करते हैं और वहां से हम लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। ये हो गया निवेश, जब हम किसी कंपनी में पैसा निवेश करते हैं। यानी कि कब जब हम किसी कंपनी में अपना पार्टनरशिप बनते हैं, तो पैसा देते हैं कुछ और उस कंपनी का मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, कौन सा कंपनी है?
रिलायंस के मान लेते हैं कि RIL रिलायंस का कोई कंपनी है, रिलायंस का कोई कंपनी है और इसमें हम लोग जो है पार्टनरशिप बन करके और पार्टनरशिप 1 करोड़ रुपया लगा करके 1 करोड़ रुपया लगा करके और हम लोग क्या किए, इसमें पार्टनरशिप बन गए तो हम क्या किए, अपना इसमें पूंजी हम निवेश किए, इसमें हम अपना पूंजी जो था वो हम अपना निवेश किए और इस कंपनी का हम मालिक बने। ये तो हो गया निवेश। लेकिन जब विनिवेश की बात करते हैं, विनिवेश कहने का मतलब ये हुआ कि जब सरकार जो है जब सरकार जो है सरकारी कंपनी से जो अपनी भागीदारी कम कर लेती है या अपने शेयर कम कर लेती है और इसी चीज को किसी प्राइवेट कंपनी में निवेश करती है, तो जब हम शेयर को कम कर लेते हैं या अपनी भागीदारी को कम कर लेते हैं, अपनी जो हिस्सेदारी रहती है वो हमें वापस ले लेते हैं, तो हमें विनिवेश कहलाता है वो। तो अभी 21-22 के बजट के दौरान जो बताया गया है, कहा गया है कि हम लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, विनिवेश करेगी और धन जुटाने का लक्ष्य करेगी। कितना धन, 1,75,000 करोड़ रुपए निवेश जुटाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। कौन सा मिशन शुरुआत किया गया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन यह किस लिए किया गया है? ताकि राज्य में जो है नौकरी की संभावनाएं बढ़ सके, ज्ञान का प्रसार हो। तो यह जो है किया गया है केरल के द्वारा, केरल राज्य के द्वारा किया गया है। जब हम केरल की बात करते हैं तो पता है कि यहाँ पे साक्षरता जो है वो 100% है, 100% साक्षरता है। तो इसी को लेकर केरल राज्य के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। यानी कि आपके पास नॉलेज है तो उससे जो है इकोनॉमी होनी चाहिए, उससे जो है इनकम होना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि आप उससे जॉब लीजिए, ज्ञान को जॉब के रूप में बढ़ाइए। केरल की बात करें तो यहाँ की जो सीएम है, केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है, पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यह गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऐसे घोषित किया गया है राष्ट्रीय उद्यान किसको? पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को। कहाँ के, कौन से राज्य में? तो यह घोषित किया गया है कहाँ? यह असम में घोषित किया गया। असम के जो वन्य जीव अभयारण्य था, कौन सा? पटकाई वन्य जीव अभयारण्य, जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। राष्ट्रीय यह जो है असम का यह 7वां राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी ये हम नागालैंड लगा दिए, असम होगा, असम। असम के पटकाई वन्यजीव अभयारण्य था उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है किसको? दिहांग पटकाई असम को वन्य जीव अभयारण्य को। यह 7वां राष्ट्रीय अभयारण्य है। यह जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए है? तो यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य पिटकाई पिटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस लिए है? तो यह हाथियों के लिए है। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? कौन सी मिशन शुरुआत की गई है? आहार क्रांति की। उसका उद्देश्य क्या है? पोषण सुरक्षा शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? कि आहार क्रांति की मिशन शुरू, कौन सी मंत्रालय के द्वारा? ये भी ध्यान रखना है, कौन सी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो यह स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। कौन सा? आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया है। अभी ये कौन है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय अभी कौन है? तो यह मनसुख मांडविया है, मनसुख मांडविया। तो ये आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का भी कौन है? तो यह मनसुख मांडविया है। इससे जो है संतुलित जो है आहार गुणों के बारे में जागरूकता दी जाएगी। एक एक संतुलित आहार क्या होता है, यानी कि पोषण से कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक संतुलित आहार क्या होता है, जिससे कि उसके और उसका जो क्या महत्व है इस बारे में इसकी जानकारी दी जाएगी। इस पोषण सुरक्षा के थ्रू जो है इसी बात की जानकारी दी जाएगी।
कि किस प्रकार के कितने प्रकार के जो है संतुलित आहार होते हैं, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, ये सारे जो है इस सब की शिक्षा दी जाएगी, इस सब का ध्यान रखा जाएगा। मनसुख मांडविया, भारतीय कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? भारतीय कंपनी जो होता है, जितने भी भारतीय कंपनी है, वो नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जैसा कि अभी नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, अभी जितना भी प्रदूषण हो रहा है, इस सब से दूर करने के लिए, इस सब से छुटकारा पाने के लिए अभी दुनिया में बहुत सारे कंट्री जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करने को लेकर एक कहीं ना कहीं किसी के साथ ये सब समझौता कर रहे हैं। तो उसी तरह से भारत की जो कंपनी है उसने लक्ष्य प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा प्राप्त के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बोला गया है। तो यह किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ यह समझौता किया गया है। फेसबुक के साथ समझौता किया गया। लेकिन यह कंपनी कौन है? भारत की एक कंपनी है। भारत की एक कंपनी है क्लीन मैक्स। क्लीन मैक्स नाम से ही अर्थ पता चल रहा है कि साफ करने वाला कंपनी है। तो क्लीन मैक्स भारत की एक कंपनी है जिसने फेसबुक के साथ समझौता किया है, और ये समझौता किया है कि वह जो है 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा। 100%, ध्यान रखिएगा, 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। कब तक? यह और इसके अलावा बताया गया है ये कि 2030 तक, ये भारत की बात कर रहे हैं। भारत जो है 2030 तक बताया, बोला गया है कि 450 गीगावाट जो है 450 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करेगा। कब तक? 2025 2030 तक। और क्लीन मैक्स कंपनी जो है, भारत की क्लीन मैक्स जो कंपनी है, वो फेसबुक के साथ समझौता किया है और बोला है कि हम 100% क्या करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करेंगे। और भारत जो है 2030 तक बताया है कि 450 गीगावाट जो है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से हम लोग जो है ऊर्जा प्राप्त करेंगे। सूर्य से हम लोग जो है और ज्यादातर जो डिपेंडिंग डिपेंडिंग जो है हम लोग कोयला या पेट्रोलियम, ये सब के ऊपर हम लोग कम रखेंगे ताकि प्रदूषण इससे कम हो। भारत का पहला वर्टिकल टावर भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, माना फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? माना फॉरेस्ट। माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? यह भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा। पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है, पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है। कहाँ? वो कौन सा है? मानव फॉरेस्ट है। यह कहाँ पे खोला जा रहा है? कहाँ पे खोला जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक पे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है यह बनाया जा रहा है। यानी कि वर्टिकल टावर फॉरेस्ट कहने का अर्थ यह हुआ कि यह जो है एक ऐसा घर बनाया जाएगा, यानी कि मानव फॉरेस्ट का एक ऐसा घर बनाया जाएगा जिस जो घर जो है पूरी तरह से सिर्फ पेड़ पौधों से घिरा हो। यानी कि अगर हम जैसे कि हम बात करें, मान लेते हैं कि ये जो है ना ये घर है और यहाँ पे एक खिड़की लगा हुआ है, इस तरह से एक इस तरह से खिड़की लगा हुआ है, इधर दरवाजा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा घर का निर्माण किया जा रहा है, एक ऐसे घर का निर्माण किया जा रहा है जहाँ जिसमें चारों तरफ जो है ना पेड़ पौधे हो, इधर पेड़ पौधे हो, बाहर में पेड़ पौधे हो, किनारे पेड़ पौधे हो, चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली हो। यहाँ तक कि जो खिड़कियां होती है इसके ऊपर भी लताएं, हरी हरी लताएं जो है लटकी हो। इस तरह से ये यानी कि ये जो है पूरी तरह से ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हुए इस तरह का ये घर जो है बनाने को लेकर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे लोग, यहाँ के लोगों को लिए जो है एक माहौल बना रहे, एक हरियाली का माहौल बना रहे। तो एक फॉरेस्टा माना फॉरेस्टा जो है यह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा घर जहाँ पर पूरी तरह से हरियाली हो, पूरी तरह से सिर्फ पेड़ पौधे और खिड़कियां ही हो। जिस तरह से अभी वर्तमान में हम लोग बात करते हैं, तो जिस तरह से हम लोग वर्तमान के घर में पेंटिंग वगैरह करते हैं, काफी अच्छे से सजाते हैं उसको। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह में कैसा नहीं किया जाएगा, यानी कि हम लोग आज के घर में काफी सारे लाइट लाइट वगैरह लगाते हैं। इन सब चीज को दूर रखते हुए और इस घर में सजाने की अगर बात करें तो काफी ज्यादा जो मात्रा में जो है पेड़ पौधों से घरों की सुरक्षा की जाएगी, पेड़ पौधों से घरों की सजावट की जाएगी। तो बस ऐसे आप समझिएगा। ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो भारत का यह पहला वर्टिकल टावर है, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान शुरू किया है? फिर से एक अभियान आया, कौन सा अभियान?
पंख अभियान आया है। आप इस बात को याद रखिएगा। पंख अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? पंख अभियान किस लिए शुरू किया गया है? तो यह राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। पंख अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी दिन तो यानी कि 24 जनवरी को ही एक पंख अभियान शुरू किया गया, इसलिए बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। अभी जिस तरह से वर्तमान में महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया जाता है, तो इन सब से दूर करने के लिए, सबसे सुरक्षा करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है यह पहलू चलाया जा रहा है, पंख अभियान चलाया जा रहा है। किस लिए, किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 24 जनवरी को, यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक पंख अभियान शुरू किया गया, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसका 2021 का थीम क्या चीज था? 2021 का थीम क्या चीज था? यानी कि वैल्यूएबल वाटर, पानी का महत्व। वैल्यूएबल वाटर यानी कि पानी का कितना महत्व है, इस बारे में इसकी जानकारी दी गई थी। 2021 का जो विश्व जल दिवस मनाया गया था 22 मार्च को, उसमें खास तौर से जोर दिया गया था किस बात पर? वैल्यूएबल वाटर के ऊपर, यानी कि पानी का महत्व कितना है हमारे लाइफ में, एक मनुष्य के जीवन में पानी का कितना महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस चीज को थीम रखा गया था। तो याद रखिएगा 2021 का थीम क्या है? वैल्यूएबल वाटर। यानी कि देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से पानी की कमी, पानी की किल्लत हो रही है, कई सारे ऐसे राज्य है, कई सारे ऐसे शहर है जहाँ पे पानी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिलती है। और हम लोग जो है, हम लोग यानी शहरों की जब हम बात करते हैं, या शहरों की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी का काफी जो है वेस्ट दुरुपयोग करते हैं, काफी ज्यादा पानी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो है आने वाले भविष्य को देखते हुए ये खतरा का निशान है। इस चीज से, इसी चीज को लेकर वैल्यूइंग वाटर यानी कि पानी के महत्व को बताने के लिए जो है यह राष्ट्रीय विश्व जल दिवस के थीम, विश्व जल दिवस के अवसर पर इसका जो है लक्ष्य रखा गया था कि हम सारे लोगों जो है ना मिलकर एक लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना है कि पानी का हमारे लाइफ में कितना महत्व होता है। यानी कि अगर देखिए, एक इंसान जो है, एक इंसान जो अगर 2 दिन तक बिना खाना भोजन भोजन के रह सकता है, एक इंसान जो है बिना भोजन के 2 या 4 दिन, 1 सप्ताह तक रह सकता है, जीवित रह सकता है। लेकिन विदाउट वाटर नहीं हो सकता है। विदाउट वाटर हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है, इसी से हम सब समझ सकते हैं कि पानी हमारे लाइफ में कितना महत्व रखता है। तो आप सब भी पानी को बचाइए, ज्यादा से कम हो सके तो पानी का खर्च करिए, ताकि हम आने वाले जनरेशन को, यानी आने वाले फ्यूचर को एक स्वच्छ पानी दे, और एक पानी को हम लोग बचाने का कार्य करते रहे। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल, फिर एक पुस्तक आया, याद रखिएगा इस बात को, बार बार हम इस चीज को जोर दे रहे हैं। देखिए, जब भी किसी चीज के ऊपर जोर दिया जाता है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है ना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम बार बार इस चीज को जोर देते हैं कि नो द एंटी नेशनल्स। नो द एंटी नेशनल्स ये क्या है? एक पुस्तक है। यह प्रकाशित किया गया है, अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है जो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये RSN सिंह के द्वारा लिखा गया है। RSN सिंह के द्वारा, RSN सिंह के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखा गया है। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? RN सिंह के द्वारा लिखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क, कौन सा पार्क? स्की पार्क। स्की पार्क, देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? यह पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह जो है किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में,
हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक जगह है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक जगह है कुफरी। हिमाचल प्रदेश की शिमला में एक जगह है कुफरी, कुफरी जगह है जहाँ पे स्की पार्क स्थापित किया गया है। यह पर्यटन को खास तौर से, जैसे कि पर्यटन जैसे, ऐसे भी आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है, शिमला हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, ये सब जो है एक पर्यटन के उद्देश्य से जो है बनाया जाता है। पर्यटन के उद्देश्य से जो है इसको बढ़ावा दिया जाता है ताकि लोग यहाँ पे घूमने आए और इस स्टेट की, इस देश की जो है इकोनॉमी जो है ग्रोथ हो। इसीलिए जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य जो है किए जाते हैं। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? एक बार फिर से देखिए, जल का महत्व आया फिर से। यहाँ पे जल को संसाधन करने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए भारत ने किसी देश के साथ समझौता पे किया है? किस देश के साथ? 23 मार्च के साथ। तो यहाँ भी इससे भी आप समझ सकते हैं कि पानी का जो है कितनी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह जापान के साथ किया गया, जापान के साथ भारत ने समझौता किया है। और इस समझौते के तहत कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, भारत और जापान मिलकर क्या करेगा कि पानी को संरक्षित करेगा, पानी को संसाधन पानी के जो संसाधन है, जो कमी हो रही है, संसाधन जो कमी हो रही है उसको सुरक्षित करेगा, और इसमें उसमें जल को संरक्षित करेगा, ताकि आने वाले समय में जो है लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, शुद्ध पानी मिल सके। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जारी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? कैसे सम्मानित किया गया है? बैटन बैटन ऑफ ऑनर, इसके द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को? तो यह किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। किरण बेदी को, यह पहला पहला आईपीएस महिला आईपीएस अधिकारी, पहली आईपीएस अधिकारी थी। तो यह किरण बेदी को सम्मानित किया गया। किरण बेदी जो कि पूर्व में, इससे पूर्व, अभी वर्तमान से पूर्व यानी कि पुदुचेरी की गवर्नर भी रह चुकी थी, या पुदुचेरी के राज्यपाल भी रह चुकी थी। पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी किरण बेदी, इसे आईपीएस आईपीएस अधिकारी भी थी। तो यह बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण बेदी को राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम परियोजना की शुरुआत की है? पहली बार जीनोम परियोजना की शुरुआत किया गया है इसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा। कौन से महासागर में किया गया है? तो यह हिंद महासागर में किया गया है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। कौन सा देश? भारत के नाम पे, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। यह इसमें जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया गया है। यह जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, इसका कार्य क्या होगा, यानी कि इस महासागर में क्या करेगा ये जीनोम परियोजना? जीनोम मैपिंग परियोजना होता यह है कि इसके अंदर, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु जो होते हैं, काफी सारे जन, उसका जो है सैंपल को इकट्ठा किया जाएगा। इस सैंपल को इकट्ठा किया जाएगा उसको, और उसके बारे में पता लगाया जाएगा कि इस जीव के बारे में, ये जीव जो है कितना इसका जीवन बचा हुआ है, कितना इसकी लाइफ बचा हुआ है, इससे खतरा जो है कितना, किससे क्या चीज खतरा हो रहा है, कितने इस प्रकार की जो है महत्वपूर्ण लाइफ में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस सबको सुरक्षा देने के लिए, इन सबको बचाने के लिए जो है एक जीनोम मैपिंग परियोजना किया जा रहा है हिंद महासागर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा। जीवों के सैंपल जीवों के सैंपल को इकट्ठा करेगा, इस पे संशोधन करेगा, और पता करेगा कि जीव कितने खतरे के निशान पे जा रहे हैं, जीव कितने बचे हुए हैं, कितने महत्वपूर्ण जीव हैं, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगी। आदिवासियों के आजीवक हेतु आदिवासियों के आजीवक हेतु हेतु की गई वन धन योजना, लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? अभी वर्तमान में वन धन योजना लागू किया गया है, ठीक है। वर्तमान में क्या चीज हुआ? वन धन योजना शुरू किया गया। किस लिए किया गया? तो यह आदिवासियों के लिए किया गया है। आदिवासी जो है, जैसे कि वन धन योजना, आदिवासी की जब हम बात करते हैं तो आदिवासी ज्यादातर लोग जंगल में रहते हैं। जंगल में जब रहते हैं तो वहां से काफी सारी लकड़ियां हो गया, फल फूल हो गया, काफी सारे संसाधन खनिज हो गया, तो वहां से वो लोग जो है इकट्ठा करते हैं उसको, उसको जो है अपने आजीविका के रूप में उसको यूज करते हैं।
आजीविका के रूप में उन लोग जो है अपना प्रयोग करते हैं उसका। तो ऐसे आदिवासी का और देखें तो आदिवासी तो और क्या हो सकता है, आदिवासी उतना पढ़े लिखे होते नहीं है, पढ़ाई लिखाई के बारे में उतना उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होता है। तो वन धन योजना के माध्यम से जो है ये यह आजीविका आदिवासियों के लिए आजीविका का एक साधन जो है शुरू किया गया है। और ये किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है, किस राज्य को यह मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो यह मणिपुर को घोषित किया गया है। ज्यादा देखिए आदिवासी की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर हमें ईस्ट ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर भारत में ही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो उन लोगों के पास जो है आजीविका के लिए जो है ना, अपना आजीविका पालन के लिए जो है ज्यादा कुछ संसाधन होते नहीं है, सिर्फ जंगल के सिवाय जंगल में काफी सारे संसाधन होते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना अभी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था कि वन राशन वन कार्ड। तो यह जो है मेरा राशन एक एप्लीकेशन शुरू किया गया है। मेरा राशन जो है एक एप्लीकेशन शुरू किया गया। ये सब इसमें कहा भी गया क्या था कि वन राशन वन कार्ड, यानी कि एक कार्ड के माध्यम से आप स्टेट के किसी भी क्षेत्र में आप जहाँ भी है वहां से आप जो है ना राशन उपलब्ध करा सकते हैं, सिर्फ एक कार्ड के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप बिहार में रहते हैं, बिहार में आपके पास राशन का कार्ड है और आप यूपी में चल गए तो वहां से आपको राशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वन राशन वन कार्ड का अर्थ यही होता है कि आप चाहे आपके पास कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप कहीं में भी कहीं पर किसी भी स्टेट में जाकर के राशन खरीद सकते हैं। तो यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए एक किसी एक जो है वन मेरा राशन जो है एक एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इससे जो है क्या होगा, लाभार्थियों की जो है कुछ सुविधा में जो है विस्तार होगा और इसमें डेवलप किया जाएगा इसको। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, कौन से राज्य यानी कि प्रथम कौन से राज्य प्रथम स्थान पे आया है। तो यह जो है प्रथम स्थान पे कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है शीर्ष कर्नाटक जो है शीर्ष में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये 2.0 लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 2.0 लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, 2020 में जो जारी किया गया है 2.0 इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है, यानी कि इसका दूसरा वर्जन चालू किया गया है। इस दूसरा वर्जन में जो है सेकंड इनोवेशन में जो है यह इंडिया कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक पहले स्थान पे है, जो काफी अच्छा माना गया इसको। इससे पहले जो यानी कि इससे पहले जो शुरू किया गया था इंडिया इनोवेशन जारी जारी किया गया था, वहां भी कर्नाटक भी अपने पहले ही स्थान पे था। तो कर्नाटक अभी शीर्ष पर है और अपना जो है स्थान कायम रखा हुआ है। इसके अलावा जब हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 की बात करते हैं तो अंतिम लाइन की लास्ट की हम बात करेंगे। एक तो होता है फर्स्ट और एक होता है लास्ट। लास्ट में कौन आएगा, तो लास्ट में आएगा अपना आपका बिहार, अंतिम में बिहार है। और दूसरा स्थान पे बात करें तो महाराष्ट्र हो जाता है। यह 2.0 वर्जन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, पहले स्थान पे कौन सा है राज्य है, कर्नाटक। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। अंतिम स्थान पे कौन सा है, बिहार। इससे पहले की बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा प्रथम राज्य स्पेस पे था, तो यह कर्नाटक भी था पहले ही स्थान पे। तो कर्नाटक जो है अभी वर्तमान में काफी अपना जो स्थान है वो कायम रख रहा है। इसके अलावा नीति आयोग जारी कब किया गया था, या नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि प्रधान जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थल की बात करें, शहर की बात नहीं कर रहे हैं, स्थल की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा किसी राज्य का कोई ऐसा जगह कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ जो कि काफी ज्यादा प्रदूषित शहर है, तो वह इसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 112 जो है रिपोर्ट 112 स्थलों को सूचित किया गया है। 112 स्थलों को सूचित किया गया है जिसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है, क्या ये बिहार होगा इसमें।
क्या प्रथम स्थान पे बिहार होगा? नहीं, बिहार इसमें नहीं है, उड़ीसा है। उड़ीसा इसमें, उड़ीसा के 23 जगह, 23 ऐसे क्षेत्र है, 23 ऐसे स्थल है जो कि काफी ज्यादा प्रदूषित है। उड़ीसा के 23 ऐसे स्थल है, 23 ऐसे स्थान है जहाँ की जो कि काफी ज्यादा प्रदूषित है, 112 स्थलों में से। इसके अलावा यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश, जिसका यहाँ पे 21 क्षेत्र है, 21 ऐसे स्थल है जो कि काफी ज्यादा प्रदूषित है। वैसे स्थल प्रदूषित को आंकड़ा ऐसे तैयार किया जाता है कि वैसे स्थल जो काफी प्रदूषित होते हैं, काफी दूषित प्रदूषित क्षेत्र होते हैं, वैसे स्थल को हम सूचित करते हैं। उड़ीसा में से कुल 23 क्षेत्र है, उड़ीसा में से कुल 23 स्थल है जो कि काफी दूषित है, काफी प्रदूषित शहर है, काफी प्रदूषित क्षेत्र है, तो उसको जो है उड़ीसा पहले स्थान पे है। उड़ीसा जो है पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? काला नमक महोत्सव अभी उत्तर प्रदेश में 3 गो महोत्सव शुरू किया गया है। यूपी में अभी 3 महोत्सव शुरू किया गया है। पहला हो गया काला नमक, दूसरा कौन सा है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव, और तीसरा हो गया गुड़ महोत्सव। ये 3 जो है अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 महोत्सव शुरू किया गया है। तीनों काला नमक जो है यह सिद्धार्थ नगर में शुरू किया गया, यूपी के सिद्धार्थ नगर, में। इसके अलावा झांसी जो है यह लखनऊ में शुरू किया गया। आइए अब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, लखनऊ में शुरू किया गया। और गुड़ महोत्सव जो है, सॉरी, स्ट्रॉबेरी जो है झांसी में है, नहीं मुस्कुराना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मुस्कुराना नहीं है, यहाँ पे झांसी है, झांसी है। हाँ, और गुड़ जो होता है, गुड़ खा के मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, तो यार लखनऊ में हो जाएगा। गुड़ खा के मुस्कुराइए, अब लखनऊ में है, तो लखनऊ में गुड़ महोत्सव जो है लखनऊ में शुरू किया गया। तो यह 3 काला चावल नामक महोत्सव जो है यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 महोत्सव शुरू किया गया है, काला नमक जो कि सिद्धार्थ नगर, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महानिदेशक जो है यह किसको नियुक्त किया गया है? यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है उसका स्थापना जो हुआ था, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को शुरू किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में है, हेड क्वार्टर जो है भारत के गुरुग्राम में है। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि इसका जो है महानिदेशक अभी किसे बनाया गया है, तो यह अजय माथुर को बनाया गया है। अजय माथुर ISA के महानिदेशक इनको बनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक बनाया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महानिदेशक बनाया गया है। ISA का स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में हेड क्वार्टर है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो एक तो ये हो गया, भाविना पटेल हो गया, एक और भाविना पटेल होता है, भाविना में होता है भवानी देवी होती है, भवानी देवी। तो अब नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये ऐसा नहीं कि भवानी देवी के बारे में पूछे, देवी हो सकता है कि एग्जाम में दे भी नहीं, सिर्फ कह दे कि भवानी या किस खेल से संबंधित है, तो आप भाविना पटेल समझ जाएगा तो गलती हो जाएगा। भवानी देवी, भवानी देवी जो है यह फैशनिंग से संबंधित है, यह फैशनिंग से संबंधित है। और भाविना पटेल जो कि यह पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है, अभी इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था पैरा ओलंपिक में, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है हाई जंप जो है, सॉरी हाई जंप, पैरा हाई जंप है,
पैरा हाई जंप पैरा, यह जो है इसका जो ये इससे संबंधित कौन है? मरियप्पन थंगुवेलु, मरियप्पन थंगुवेलु। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो पिछले सेट में हम लोग तो जब देखे थे तो वहां पे यह जो है भारत के बारे में पूछा है, लेकिन वहां पे जब पूछा गया था इसके अलावा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, सबसे यह जो है सबसे बड़ा सोलर प्लांट, यह मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। आजकल जो प्रश्न पूछ रहा है वो फ्लोटिंग के बारे में ही पूछ रहा है, एग्जाम में जो प्रश्न पूछ रहा है वो फ्लोटिंग सोलर के बारे में पूछ रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। लेकिन जब हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व में कल हम कौन सा देखे थे? सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़े एरिया में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने का एक प्लेटफॉर्म स्थापित कर रहा है। तो यह जो है विश्व में हो गया। और भारत की जब बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तेलंगाना में इसका जो कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट उत्पन्न करेगा। 100 गीगावाट एनर्जी जो है इससे, सॉरी गीगावाट में मेगावाट, 100 मेगावाट जो है एनर्जी इससे उत्पन्न करेगा। तो आप ये याद कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आजकल जो प्रश्न पूछ रहा है सोलर प्लांट नहीं बल्कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है, कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो है एक सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि आज जो है अधिकतर देश जो है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए काफी, क्योंकि पृथ्वी पर काफी ज्यादा प्रदूषण हो गया है, काफी ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। तो सारे लोग जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, सारे लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। तो प्रश्न भी उसी अनुसार से पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आज के 30 प्रश्न। कुछ प्रीवियस सेट का कुछ क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है। देखिए कमेंट में आप बताइएगा तो ही आपका जो है रिवाइज होते रहेगा, नहीं तो आपको लगता है कि भूल जाएगा। उसे रिवाइज कराने के लिए हम कितना सारा करते हैं, पहले तो आपको क्वेश्चन देते हैं पिछले सेट का, फिर आपको संडे को टेस्ट भी लेते हैं। आप ऐसा आप हम तो कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको भी तो करना होगा ना। आप भी थोड़ा मेहनत करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत करिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से बचाव हेतु सबसे पहले बड़ी टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है? हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया था? फरवरी 2021 में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका प्रश्न आप उत्तर जो है इसका कमेंट में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट में देना है। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एक और आप कमेंट में बताइएगा, क्या आज का आवाज ठीक आ रहा है? आवाज साउंड ठीक है बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हम काफी ज्यादा जो है ना आवाज का प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवाज बेहतर हो। आप इसका जो है ना कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और देखिए आपका एक यही लाइक और शेयर जो है ना हमारे लिए मेहनत का फल होता है। हम इतना सारा मेहनत तो करते हैं, इसका जो परिणाम हमें मिलता है बस यही मिलता है। तो लाइक और शेयर करिए, जितने भी ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि और भी लोग देखिए। खुद पढ़ने की कोशिश मत करिए, खुद पढ़ने की कोशिश मत करिए, आप दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करिए। दूसरों कोशिश करिए कि आपका आपके साथ साथ किसी और का भी फायदा हो। इसके साथ में बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।